गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद केबो वर्दे और केप वर्दे। और केप वर्दे बताओ बेटा लोकेशन कहाँ है? हम लोगों ने ज्योग्राफी में किया हुआ इसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेक्शन में। वेयर इज केप वर्दे? वेयर इज केप वर्दे और केबो वर्दे? केप वर्दे और केबो वर्दे इज इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और केप वर्दे में ही नेपोलियन को रखा गया था, जहां से कैप्टिविटी से नेपोलियन बाद में भाग गया था। उसके बाद फिर वाटरलू की वॉर होती है। और केप वर्दे अब ये न्यूज़ में क्यों है? मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन इसको मिला है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सर्टिफाइड केप वर्दे एज मलेरिया फ्री कॉन्टिनेंट, मलेरिया फ्री कंट्री। और व्हाट इज केप वर्दे? अब यहाँ से अफ्रीका में, अब वेस्ट कोस्ट के ऊपर अफ्रीका में जाएंगे तो इट इज़ डिवाइडेड इन नंबर ऑफ आइलैंड्स 1 2 3 4 5। तो 5 आइलैंड तो प्लस ये 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। एक इज बारालवेंटो और दूसरा है सोटावेंटो। बारालवेंटो एंड सोटावेंटो 2 एरिया में डिवाइडेड ये कंट्री है। और नंबर ऑफ आइलैंड्स, ये कुल मिला के आइलैंड्स की कंट्री है। और केप वर्दे इज द थर्ड कंट्री इन द WHO अफ्रीकन रीजन ऑफ अचीव दिस स्टेटस फॉलोइंग मॉरिशस। इससे पहले मॉरिशस को स्टेटस मिला था, वहाँ पे मलेरिया खत्म हो गया था। कौन से ईयर में? 1973 में। एंड अल्जीरिया सर्टिफाइड इन 2019। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? केबो वर्दे, ऑल्सो नोन एज केप वर्दे, इज एन आइलैंड नेशन सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. It is close proximity to Senegal and is the nearest point of the continent. The country consists of 10 islands and 5 islets, 5 inlets categorized into the windward, Barlavento and leeward Sotavento. Barlavento and Sotavento. And climate क्या है? Cabo Verde is generally moderate, characteristic by stable temperature and extreme aridity. तो एरिडिटी एक्सट्रीम रहेगी, टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा कम रहेगा। रीज़न उसके पीछे ये है बिकॉज केप वर्दे इज लोकेटेड बिटवीन 17 एंड 15 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री के बियॉन्ड चला गया तो इसका मतलब 10 डिग्री तक होता तो यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो किस टाइप का मिलता है? अगर 10 डिग्री तक होता तो बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में फटाफट। अगर ये 10 डिग्री में लोकेटेड होता, ये 10 डिग्री तक लोकेटेड होता तो केप वर्दे का क्लाइमेट कैसा होता? अब ये 15 to 17 डिग्री है, अब इसका क्लाइमेट कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, फटाफट आ जाओ। हाँ, अभी तो ट्रॉपिकल है बेटा। अगर ये 10 डिग्री तक होता तो अगर ये 10 डिग्री तक होता तो ट्रॉपिकल इसका क्लाइमेट इसका होता बेटा। नहीं, ट्रॉपिकल नहीं बेटा इसका आंसर। वेरी गुड, इसका क्लाइमेट होता है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों देखने को मिलेगा। और 10 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं तो क्लाइमेट हो जाता है ट्रॉपिकल। और इंडिया उसी क्लाइमेट की रीजन में आता है, उसी क्लाइमेट जोन में आता है। तो इसका मतलब 10 डिग्री से ऊपर है तो इट स्टार्ट्स अराउंड 14 डिग्री के आसपास से शुरू होता है, 15 to 17 डिग्री। इट मीन्स क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल और यू कैन से एरिड। अब यहाँ पर आने वाली हवा, वो जो हम लोगों ने विंड बेल्ट का जो चैप्टर किया था, और यहाँ पर आने वाली हवा कौन सी होगी उसके बारे में मेंशन करो बेटा। यहाँ पे कौन सी यहाँ पे हवा चलेगी? लोकल विंड कौन सी चलेगी यहाँ पे? ज्योग्राफी लिंक करने का है तो ज्योग्राफी लिंक करके पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस एरिया में चलने वाली हवा कौन सी होगी? लोकल विंड। हरमटन या सिरोको?
कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा फटाफट, और नहीं है तो चेक करो, अगर नहीं आ रहा तो चेक करो इस एरिया में हवा कौन सी चलेगी। इसी करके इस एरिया का क्लाइमेट जो है वो एरिड रहेगा। एरिड क्लाइमेट मतलब यहाँ पर खुश्की रहेगी, मौसम ड्राइनेस रहेगी, इसका मतलब बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। हालांकि इक्वेटोरियल कंट्रीज़ के अंदर या फिर ये कहो कि जो कंट्रीज़ कोस्टल कंट्रीज़ होती हैं उनमें नॉर्मली वेदर जो होता है प्लेजेंट होता है, बट यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है। इसका मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और यहाँ पर जो मानसून विंड टाइप का जो क्लाइमेट है वो एकदम देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर इस कोस्ट के ऊपर। और हम लोगों ने अपने उसमें डिस्कस किया हुआ है क्लासरूम सेक्शन के अंदर कि जब हम लोग इक्वेटोरियल रीजन्स में ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वेस्ट कोस्ट पर हमेशा डेजर्ट्स मिलेंगे और इसके साथ ही में सारा डेजर्ट पड़ता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर सारा डेजर्ट के क्लाइमेट का इम्पैक्ट रहेगा, तो इसी करके ये एरिड रहेगा। ठीक है, यस हाँ जी बेटा। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट इज केबो वर्दे इज जनरली मॉडरेट कैरेक्टरिस्टिक एंड स्टेबल टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम एरिडिटी यहाँ पे मिलेगी। स्टेबल टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और मॉडरेट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक and stable temperature. Archipelago experiences moderate temperatures with arid conditions. Terrain कैसा रहेगा? Terrain of Cape Verde varies geographically older, flatter islands in the east and east and newer, more mountains island in the west. तो इसका मतलब ईस्टर्न इसके यहाँ पर बहुत हाई माउंटेन्स नहीं मिलते, यहाँ पर नॉर्मली लैंड फ्लैट ही है, कुछ एरियाज में हल्के फुल्के माउंटेन्स मिल जाते हैं। पॉपुलेशन majority of population Cape Verde is mixed, European and African descent, commonly referred as मेजिटो और करूबो। रीजन उसके पीछे यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा, बट लंबे टाइम तक उन लोगों ने रूल किया, इस करके यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मिक्स मिलती है। और इस एरिया के अंदर ऑब्वियसली आइलैंड कंट्री है तो टूरिज्म ठीक ठाक होता है, तो यहाँ पर टूरिज्म थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल जाता है, बट कनेक्टिविटी का इशू है, बट स्टिल ठीक ठाक है यहाँ पे। कैपिटल तो केप वर्दे इज प्रेया, इसकी कैपिटल है। लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन इज केप वर्दे इज पोर्तुगीज एंड केप वर्दे क्रेल, क्रेल कहते हैं इसको, क्रेल, केराल, केराल या केरल, तो मैं इसकी सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं है, केराल, केराल या क्रेल इसकी लैंग्वेज है। और पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इसके ऊपर, इसका यूरोपियन इन्फ्लुएंस रहा है, तो वो ये कॉलोनी थी उनकी, पोर्तुगीज की कॉलोनी थी, लंबे टाइम तक कॉलोनी थी, इस करके उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे मिलेगा, लैंग्वेज पोर्तुगीज मिलेगी यहाँ पर ज़्यादातर। और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के ऊपर ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं, याद रखना बेटा, अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट कंट्री के ऊपर ज़्यादातर में लैंग्वेज या तो पोर्तुगीज है या फ्रेंच मिलेगी। ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ज़्यादातर में लैंग्वेजेस जो हैं वो इंग्लिश मिलेगी, वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर फ्रेंच और पोर्तुगीज लैंग्वेज। तो यहाँ पर भी पोर्तुगीज है, ज़्यादातर में फ्रेंच मिलती है, फ्रेंच ज़्यादा है। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्पेनिश मिलेगी आपको ज़्यादातर में, सॉरी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में स्पेनिश मिलेगी ज़्यादातर, और यहाँ पर स्पेनिश या फिर लैटिन अमेरिकन जो भी लैंग्वेज ज़्यादा मिलती है वो स्पेनिश वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर इसके वेस्ट कोस्ट के ऊपर आपको फ्रेंच मिलेगी, ईस्ट कोस्ट के ऊपर आपको जो इंडिया वाली साइड है, यहाँ पर जो कीनिया ये वाला साइड है साउथ अफ्रीका से ऊपर, इन कंट्रीज़ के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा, और इन कंट्रीज़ के आपको फ्रेंच या फिर स्पेनिश इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर पोर्तुगीज़ बोली जाती है, बाकी कंट्रीज ज़्यादातर कंट्रीज़ में स्पेनिश या फिर फ्रेंच, ज़्यादातर कंट्रीज में फ्रेंच बोली जाती है, किसी किसी में स्पेनिश है, ज़्यादातर में फ्रेंच है। और डेफिनेशंस एंड ट्रांसमिशन, मलेरिया इज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, इसके बारे में हम लोगों ने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कॉजेज बाय पैरासिटिक ट्रांसमिशन थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज। उसके बाद पैरासिट स्पीशीज क्या है, देयर आर 5 पैरासिटिक स्पीशीज कॉजिंग मलेरिया इन ह्यूमंस एंड प्लाज्मोडियम फ्लैसिपेरम, इसके बाद प्लाज्मोडियम विवैक्स पोजिंग अ ग्रेटेस्ट थ्रेट। जियोग्राफिक प्रेवलेंस क्या है, मलेरिया इज कॉमन ट्रॉपिकल एरियाज विद हॉट एंड ह्यूमन क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल एरियाज में मच्छर मिलता है, ठंडे इलाकों में मच्छर नहीं मिलता, मर जाता है, और गर्म इलाकों के अंदर खासतौर के इंडिया जैसी कंट्रीज में इस कॉन्टिनेंट के अंदर खूब मच्छर मिलता है। रीजन उसके पीछे पानी का खड़ा रहना, उसका डेवलप होना, और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो हम लोगों ने थोड़े दिन पहले यहाँ पर डिस्कस किया था बेटा, मच्छरों को खा जाने वाली, लावा खा जाने वाली जो फिश है, जो इंडिया में हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट अफेयर की क्लास के अंदर, उस फिश का नाम क्या है बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट। हाँ बेटा एकदम सही कह रहे हो। हाँ जी, अब वो फिश बताओ कौन सी है जो मलेरिया का लार्वा खा जाती है। हम लोगों ने करंट अफेयर की सेक्शन में किया है। इंडिया में इनवेसिव स्पीशीज की कैटेगरी में है वो, क्या नाम है उसका, उससे रिलेटेड फैक्ट
अरे नहीं यार, घोल नहीं बेटा, घोल नहीं, घोल नहीं है ये, घोल रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर बताओ। मैंने कहा था कि फिशेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इस बार, एक क्वेश्चन कंफर्म होगा फिश सेक्शन से रिलेटेड। फिश से रिलेटेड जितनी 4-5 मछलियां हम लोगों ने की हैं वो इस बार खूब न्यूज में है। गैम्बूजिया, वेरी गुड, गैम्बूजिया। चलो आगे चलते हैं। वनरेबल ग्रुप चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ, इस पर ज्योग्राफिक प्रेवलेंस क्या है, मेरियन एरिया में मिलेगा। वनरेबल ग्रुप के अंदर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर आर द मोस्ट वनरेबल टू मलेरिया इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं इंक्लूडेड फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, हेडेक, मसल एक्ने, जो भी मलेरिया के अंदर जो भी सिम्टम्स होते हैं वही हैं। प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, मलेरिया इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल एंड अर्ली ट्रीटमेंट सिग्निफाइज improve the correct chances of full recovery. These facts, key facts highlight Cabo Verde recently achievement in the malaria alignment to provide overview of geographical, cultural and health aspect of the country. अब इसके साथ साथ बेटा इस मच्छरों से होने वाली और भी बीमारी है जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बड़ी कॉमन है, दैट इज एलिफेंट फिट। तो उसमें हाथी के जितने जितने पाँव हो जाते हैं, बड़े मोटे हो जाते हैं पैर, है ना, तो वो भी एक डिजीज़ है, उसका सोल्यूशन कोई नहीं है। किसी किसी को बहुत रेयर केसेस हैं उसके मिलते हैं, बट उसका इलाज नहीं है अभी तक कोई भी। न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, इंडिया ने नई मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश, पुरानी मिसाइल है इंडिया की, दैट इज एयर सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर यानी कि ज़मीन से मारेंगे तो हवा में मार करेगी। हाँ यस, सरफेस टू एयर मिसाइल ऐसे हम कहते हैं इसको। इसके अलावा इंडिया के पास सरफेस टू एक मिसाइल के अंदर त्रिशूल की कैटेगरी की मिसाइल भी आती है, और उसके अलावा हम लोगों ने इजराइल के साथ मिलकर जो मिसाइल बनाई है दैट इज बराक, तो बराक के एडवांस लेवल के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सरफेस टू एयर मिसाइल नॉर्मली एयरक्राफ्ट्स को उनको हिट करने के लिए मैगजीन इस तरह की जो मिसाइल्स हैं बनाई जाती हैं। और DRDO कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फाइट टेस्ट इन द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल फॉर द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। इससे पहले आप लोगों को याद होगा बेटा हम लोगों ने सॉलिड प्रोपेलेंट को डिस्कस किया था, सॉलिड फ्यूल या सॉलिड प्रोपेलेंट हम लोगों ने। तो अभी DRDO नए रॉकेट उसके ऊपर काम कर रहा है जिनके अंदर रैमजेट इंजन भी लगा होगा और सॉलिड फ्यूल भी होगा, और जिनकी रेंज वो गोला होगा यानी कि बॉम्ब की फॉर्म में होगा। तो छोटे रॉकेट्स हैं, उनकी रेंज 100 किलोमीटर तक DRDO करने जा रहा है। यू कैन इमेजिन कि नई वॉरफेयर स्ट्रेटेजी में हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। छोटा सा गोला है इतना सा, उसके ऊपर रैमजेट इंजन लगा है, प्लस उसमें सॉलिड प्रोपेलेंट लगा है, सॉलिड फ्यूल लगा है उसके अंदर। तो इसका मतलब एक ही बार में सारा फ्यूल जल जाएगा और रेंज देगा उसको। जब वो सुपरसोनिक स्पीड पे पहुंच जाएगा उसके उसका रैमजेट एक्टिव हो जाएगा, और फिर रैमजेट इंजन से वो लगभग 100 किलोमीटर तक गिरेगा। इतना छोटा सा, क्योंकि उसमें मैकेनिकल पार्ट तो कोई है नहीं, तो उसमें सिर्फ ये जो फ्यूल लगा है पीछे, ये सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल लगा है। तो सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल से पहले वो सुपरसोनिक स्पीड अचीव करेगा, और सुपरसोनिक स्पीड के बाद उसमें रैमजेट इंजन जो है एक्टिव हो जाएगा। रिसेंट कल परसों आज की न्यूज़ है ये। तो अभी DRDO उसके ऊपर काम कर रहा, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए बड़ी जल्दी हम लोग। तो इट इज सरफेस टू एयर जनरेशन मिसाइल। द मिसाइल इंटरसेप्ट द हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV at a very low altitude. The test has validated the functioning of the complete weapon system consisting of a missile with an indigenous developed radio frequency seeker. इसके आगे रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा होता है, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस वाज द फर्स्ट ट्रायल ऑफ द मिसाइल अगेंस्ट द लाइव टारगेट व्हिच वाज सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड। तो अभी इन्होंने इसको चला के देखा है, एक टारगेट रखा तो उसको हिट किया। तो अब क्योंकि अब न्यू वॉर स्ट्रेटेजीज हैं, तो उसके अब पुराने जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनसे कन्वेंशनल वेपन से काम नहीं चला सकते। आपको न्यू वॉर स्ट्रेटेजीज में न्यू वेपन्स ही इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। एंड वी हैव सीन इन अर्मानिया अजरबैजान वॉर के अंदर हमने देखा कि उस टाइम पे अर्मानिया स्ट्रॉन्ग तो था, बट उसके पास ड्रोन टाइप की चीज़ें नहीं थी, और अजरबैजान ने ड्रोन लिए टर्की से, और ड्रोन की हेल्प से उसने अजरबैजान को हरा दिया। अजरबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया, और फिर उसके बाद अर्मेनिया अब एक्टिव है, इंडिया उसकी सपोर्ट कर रहा है। हमने उसको डिस्कस भी किया। इंडिया ने अपनी कुछ मिसाइलें जो हैं उसको दी हैं, प्लस उसके साथ इंडिया ने अपना रॉकेट लॉन्चर दिया है उसको। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंडिया ने उसको अपने अर्मेनिया को बेचे हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है, हम लोग वेपन बेचने वाली कंट्रीज में उसमें अब न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पर आई, हम लोगों ने मिसाइल के अंदर चेंज की। अल्टीमेटली मार्केट देख रहे हैं हम लोग। फीचर, इट इज अ न्यू जनरेशन स्टेट ऑफ आर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर इंडियन एयरफोर्स, destroy high maneuver, low radar cross section, agile aerial threats. This advanced variant come with a active electronically scanned array AESA, multi-function radar,
that features all three functions: search, track, fire control in one platform. It can defend an area 100 times better compared to any short range SAM, and is capable of engaging up to 10 targets simultaneously. तो जब मिसाइल फायर करेंगे वो 10 टारगेट एक बार में आइडेंटिफाई कर लेगी, उस हिसाब से फायर करेगी जिसको सबसे ज़्यादा सुटेबल लगेगा. इट कैन स्ट्राइक टारगेट्स अप टू 40 किलोमीटर एज अगेंस्ट अर्लियर वेरिएंट मैक्सिमम रेंज ऑफ 30 किलोमीटर. तो इनिशियली हमारी ये जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, और अब उसमें कॉन्टिन्यूस रिसर्च हो रही है. हम लोग बाहर से भी कुछ मिसाइलें खरीदी, हमारा इजराइल से भी कॉपरेशन है, तो वहाँ से हम लोगों ने मिलकर बराक बनाई. बराक की प्रीवियस सीरीज थी, अभी एडवांस सीरीज में आ गए, तो इसमें भी हम लोग एडवांस सीरीज में है. पहले टारगेट 30 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर तक है. उसके बाद नेशनल सपोर्ट, National Sport and Adventure Awards 2023 presented by President of India recently presented National Sports Adventure Award 2023 at a ceremony of Rashtrapati Bhavan. पर्पस क्या है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का? These awards are annually recognized excellence in support aimed at awarding outstanding performance and contribution to the promotion of development of sport. कैटेगरी कौन कौन सी है इसमें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, recognized as India's highest sporting honor कहते हैं इसको, established 91-92 के अंदर हुआ, named after the hockey legend थे इंडिया के मेजर ध्यानचंद. awardee for the exceptional performance and supports over a 4-year period. recipient receive a medallion, certificate and cash prize. Arjun Award given to the consistent outstanding performer over the 4 years. Addressee receive a statute of Arjun, a certification and a cash prize. तो यहाँ पर अर्जुन का जो वो स्टैच्यू मिलता है उसके साथ साथ वो टारगेट करते हुए सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद कैश प्राइज मिलता है. द्रोणाचार्य, अब द्रोणाचार्य अवार्ड क्योंकि अर्जुन अवार्ड जो है वो प्लेयर्स को मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है उनके कोचेस को मिलता है. इंडियाज हाईएस्ट सपोर्ट ऑनर फॉर कोचेस इंस्टीट्यूटेड इन 1985. Award for individual producing medal winners and prestigious international events includes a bronze statue of Dronacharya and certificate cash prize. Major Dhyanchand Award, highest honor for lifetime achievement in sports since 2002 में introduce होता है. Presented for outstanding performance and contribution to the sport promotion. Winner received Dhyanchand statue and a certificate and cash prize. Maulana Abul Kalam Azad Trophy, MAKA, instituted in 1956-57, awarded to institutions और universities को मिलती है. Given for top performance in inner university tournaments over the last year, राष्ट्रीय खेल परितोषण पुरस्कार, awarded to organization, corporate and individuals, both private and public, recognized for playing a role in sports promotion and development over the last few years. तो ये जो अवार्ड्स हैं इनकी कैटेगरी क्या है, किस टाइप का अवार्ड है, इसका क्वेश्चन बेटा आ सकता है. और सिर्फ यूपीएससी या पीसीएस में नहीं, इसके अलावा बाकी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन को बना के पूछा होगा, साथ में उसकी कंपैरिजन लिखा होगा, या मैच दी कॉलम के अंदर आएगा, या इनमें से पूछेंगे कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंडिया यूएई टुवर्ड्स ग्रेटर पार्टनरशिप. इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस हैं कंपैरेटिवली बेटर हुए, और हम लोगों ने गुजरात समिट में भी देखा कि वहाँ पर यूएई के जो वहाँ के जो हेड हैं वो इन्होंने इंडिया विजिट किया. उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना भाई, अपना फ्रेंड सब कुछ बताया. उसके बाद इंडिया यूएई बायलैटरल टाइज, तो बिजनेस समिट टुक प्लेस स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज पार्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट. डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या कहते हैं? एस्टैब्लिश इन 1972, इंडिया यूएई शेयर लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस. प्लूरीलैटरल, मल्टीलैटरल. अब प्लूरीलैटरल है, मल्टीलैटरल है, इसका मतलब क्या है? बोथ कंट्रीज एक्टिवली पार्टिसिपेट various plurilateral platforms including IUTU, India, Israel, UAE, USA and UFA, France, India, trilateral. अब उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं इंडिया की और इनकी, उनके लिए दे आर सीकिंग द मार्केट ऑफ इंडिया. उनके लिए इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दे आर अर्निंग द मनी हियर, एंड इंडिया इज ऑल्सो ग्रेट पेट्रोलियम मार्केट फॉर देम, एंड सो दे आर डूइंग सो मैनी थिंग्स. वन शॉट you can say they are visiting India and they are investing here, and they are seeking the Indian investment over there also in petrol sections, and there are so many varieties, there are so many areas where Indians can invest and where they can invest in India, and they are also seeking the investment from Ambanis and Adanis so that they come to their country and invest their countries, because multiple field है ना वहाँ पे, तो opportunities दोनों तरफ equal है. तो international relations में हमेशा क्विड प्रो को होता है ना, गिव एंड टेक होता है. आप कुछ दो, उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा. So that is then the trade relations. India-UAE trade reached $85 billion in 2022, making the UAE India's third largest trading partner
2022-23। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा, हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था बेटा। तो अब इंडिया इज ऑल्सो सीकिंग अपॉर्चुनिटीज, इंडिया कह रहा है कि मेरी करेंसी में ट्रेड करो आप। अब इसका मतलब है कि इंडिया अपने जो रुपए है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश कर रहा है, एंड उसके लिए आपको अमेरिका से बागी होना पड़ेगा। इंडिया ट्राइंग टू डू सो, कि ये सब लोग बागी हो जाएं, अमेरिका से निकल के बाहर आ जाएं, इंडिया को भी बेनिफिट हो, उनको डॉलर कम खर्च करने पड़े, और उससे इंडिया की रेपुटेशन बढ़ रही है। तो उस करके इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मेंस के सेक्शन के अंदर ये वाला सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशंस। और आगे चल के जब हम आईआर के अंदर ये सेक्शन करेंगे तो उसको एक बार ठीक से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ट्रेड रिलेशंस, इंडिया यूएस ट्रेड रीच्ड $85 in 2022, मेकिंग द यूएई इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA, in February 22, India and UAE signed the CEPA, marking the first such agreement of USA. Bilateral trade increases by approximately 15% since the CEPA entry into the force in May 1st, 2022. UAE India CEPA Council. तो CEPA क्या है? Comprehensive Economic Partnership Agreement, ये CEPA है। तो launched in the foster close partnership and tangible cooperation across various level of UAE India business communities। तो इंडियन, वही जिसको डिस्कस किया हम लोगों ने, अंबानी अडानी वहाँ आएंगे, वहाँ के बिजनेसमैन इंडिया आएंगे, या फिर डायरेक्टली भी दे आर इन्वेस्टिंग, क्योंकि ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज मॉल बन रहा है जिसमें यूएई की इन्वेस्टमेंट है। यूएई की इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि इंडिया यूएई को बुला के जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं या उसका आर्टिकल 370 का जो रिमूवल है उसको वो लीगलाइज कर रहा है, उसको ऑथेंटिसिट कर रहा है कि वॉट एवर वी हैव डन दैट इज ऑल ओके, एंड द मुस्लिम कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड दे आर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज। सिमिलरली ऐसे ही इन अरेबियन कंट्रीज के अंदर एक मॉल की एक सीरीज है, वहाँ पर उसको लुलू मॉल कहते हैं, और ये लुलू मॉल जो है ये 2-3 साल पहले ये लखनऊ में खुला है। तो इसका मतलब ये है को अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ हैं, एंड बोथ द कंट्री सीकिंग अपॉर्चुनिटीज, एक दूसरे से म्यूचुअल बायलैटरल बेनिफिट होना चाहिए। तो यूएई इंडिया सीपा काउंसिल लॉन्च इन फोस्टर क्लॉज, उसके बाद बिजनेसमैन कम्युनिटीज, एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, women entrepreneurs, MSME and service sector. Bilateral agreement, 4 agreements finalized in food processing and renewable energy for strengthening the bilateral ties. Joint military exercise, हम लोग कई सारी joint military exercise की है, मैंने आपको कहा था उसकी एक लिस्ट बना लो और उसमें सामने सामने रखो कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में कौन कौन सी जो ये हो रही है एक्सरसाइज हो रही है, joint military exercise हो रही है। तो उसमें इंडिया और अमेरिका वाली रिसेंट जो पिछली क्लास प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है अंडर द राजस्थान, एमिंग टू एनहेंस इंट्रोपैरेबिलिटी एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलिट्री ऑपरेशंस। करेंसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई एग्री टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क इनेबलिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। अब हम लोग इसको इकोनॉमी के अंदर डिस्कस करते हैं कि पॉइंट ये कि हर एक कंट्री की कोशिश ये होती है कि उसके पास फॉरेन स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो। जितना फॉरेन स्टॉक ज़्यादा होगा उतनी कंपनी की उस कंट्री की रेपुटेशन या उस कंपनी की रेपुटेशन दोनों हाई होती हैं अगर आपके पास फॉरेन स्टॉक हाई है, खासतौर के ऊपर कंट्री के केस के अंदर। तो और कंपनी के केसेस के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं बाहर से, जिस कंट्री के पास जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से वो लेके आए उसके लिए एडीआर जीडीआर का प्रोविजन हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये मानते हैं कि इंडिया के पास जितना फॉरेन डॉलर स्टॉक या फिर जितना पाउंड, यूरो या फिर जो भी रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं, उन करेंसीज हैं, उन करेंसीज का अगर इंडिया के पास स्टॉक तगड़ा होगा तो इसका मतलब है कि कोई भी बाहर का इन्वेस्टर इंडिया को सेफ कंट्री मानेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट। एंड जब आपके पास डॉलर स्टॉक या फिर फॉरेन करेंसी स्टॉक ज़्यादा होता है इसका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप पेट्रोल बाय करने के लिए उस स्टॉक से पैसा खर्च करते हैं, इट मीन्स वो डेली आपका इरोड होता जाएगा, है ना। तो डेली यू आर वर्किंग फॉर दैट, यू आर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स, यू आर वर्किंग हार्ड टू एक्सपोर्ट द थिंग्स। In the same way, same manner you are spending all that money जो आपने बड़ी मुश्किल से अर्न किया, you are spending on petrol, और that community जो आज खरीद के लाएंगे कल खत्म हो जाएगी, ठीक। तो उसके लिए इंडिया इज सीकिंग कि हमारी जो इस तरह की एक्सचेंज है वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकल करेंसी में करें, अगर करने का मौका मिल रहा है तो, नहीं तो फिर हम लोग उसको वो सामान लेने देने में कर लें हम लोग। तो बार्टर सिस्टम के अंदर, तो बार्टर सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं है, कितना फूड ग्रेन बेच लेंगे इन लोगों को, हमारी भी लिमिटेशन है, प्लस उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है उनके पास फूड ग्रेन खरीदने की। तो इंडिया इज सीकिंग कि हमारे यहाँ पर ये पेट्रोल में हमसे पेमेंट लेनी शुरू कर दें। अब होता क्या है कि जब आप पेट्रोल की पेमेंट रुपए में या लोकल करेंसी में करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की,
तो इससे अमेरिका को इतराज़ होता है। अमेरिका को इतराज़ इस करके होता है क्योंकि इससे अमेरिका के डॉलर की जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है, डिमांड गिर जाती है। और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री जैसा करें तो शायद अमेरिका पंगा लेने की कोशिश नहीं करे। अदरवाइज अमेरिका हमेशा ये चाहेगा कि उसका जो डॉलर का जो पेट्रो डॉलर का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो उसका होल्ड है वो बना रहे। मतलब जब भी पेट्रोल खरीदेंगे वो डॉलर में ही उसकी पेमेंट हो, तो हमेशा अमेरिका ऐसा चाहेगा। अब रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ कि इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, दे ऑल कम टुगेदर। तो इस करके अमेरिका इनके पार्टनर्स के साथ पंगा लेने की कोशिश कर नहीं रहा। और उसी प्रोसेस में हम लोग, उसी सीरीज में हम लोग वी कैन इमेजिन कि अमेरिका ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर सका। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है रशिया, चाइना की और कुछ हद तक इंडिया की बैकिंग उसको, ईरान को। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है क्या नहीं, बट फिलहाल तो ये है कि हम लोग लोकल करेंसीज में एक्सचेंज कर रहे हैं। देन उसके बाद करेंसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, उसके बाद यूएई ब्रिक मेंबरशिप। द यूएई रिसेंटली इंक्लूजन इन द ब्रिक्स सपोर्टेड बाय इंडिया। ब्रिक्स मतलब बी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, supported by India, is expected to further strengthen bilateral ties and promote global peace and prosperity. UAE India Business Summit, another step towards accelerating economic relations, focusing on areas like trade, finance, investment, facilitation and sectoral collaboration. तो अलग-अलग एरियाज में हम उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ और रिलेशंस कंपैरेटिवली बेटर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड पोजीशन। द यूएई हैज बिकम इंडियाज 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर, 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ध्यान रखना बेटा ये चीजें सब। तो शोकेसिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, सीपा। तो सीपा का इंपैक्ट किया हुआ, सीपा हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड टैरिफ्स और ऑन मोर देन 80% ऑफ प्रोडक्ट्स, lines eliminated trade barrier and established new pathways for investment and joint ventures. Trade target, both countries are swiftly moving towards ambitious target for achieving $100 billion in non-oil trade by 2023. अब non-oil trade का मतलब यह है कि हम उनको अपना सामान ज्यादा बेचेंगे और यूएई के पास पेट्रोल के अलावा बेचने के लिए सिवाय डेट्स के और कुछ नहीं। एंड यूएई, दुबई, ये सब अरेबियन कंट्रीज हैं। They are seeking Indian, ध्यान रखना बेटा, they are seeking Indian tourists, मालदीव इंडियन टूरिस्ट। क्यों? बिकॉज इंडियन मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, इंडियन मिडिल क्लास ग्रो कर रही है और उसमें इंडियन मिडिल क्लास अगर दुबई में जाके पैसे खर्च करके आती है तो दुबई में जाने के लिए उनको एक मॉनिटरी बेनिफिट ये होगा कि जब वो दुबई में घूमने जाएंगे तो उनको दुबई में मिलने वाली चीज़ें टैक्स फ्री मिलेंगी। जिस चीज़ के ऊपर इंडिया में 28% टैक्स है वो चीज़ दुबई में टैक्स फ्री है। तो यहाँ से कई लोग डेलिबरेटली सिर्फ बाइंग करने के लिए दुबई जा रहे हैं कि वहाँ 3-4 चीज़ें खरीदेंगे तो 1 लाख रुपए बचा लेंगे। आने जाने का किराया मान लो 20-25 हज़ार रुपये आने जाने का किराया हो गया, 5-10 हज़ार रुकने का हो गया, तो कहने के लिए भी हो गया कि हम दुबई भी घुमाएं प्लस हम लोग वहाँ से सामान भी खरीद लाए। ये उनका एक तरीका है अट्रैक्ट करने का। रीज़न उसके पीछे ये है कि वाई दे आर डेवलपिंग टूरिज्म। रीज़न इज, अब डेजर्ट में घूमने वाला देखने वाला तो कुछ होता नहीं, ठीक, तो दे हैव डेवलप्ड देयर डेजर्ट्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो उसके लिए वो स्केटिंग है, उसके लिए वो जीप रेस है, बाइकिंग है रेत के अंदर, प्लस दे हैव डेवलप्ड सो मैनी थिंग्स जो यहाँ पर वहाँ जाके आप विजिट करें तो देख सकते हैं। दैट इज ऑल आर्टिफिशियल, उसमें नेचुरल कुछ नहीं है। और इंडिया के पास सिमिलरली, अब इंडिया के पास हम लोग सोचे कि दुबई से शेख इंडिया घूमने आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में उनके घूमने लायक कुछ नहीं, क्योंकि हालांकि इंडिया में डाइवर्सिटी का लेवल जो है वो एक्सट्रीम है। एक कॉन्टिनेंट जितनी डाइवर्सिटी इंडिया एक कंट्री में वो कैरी करता है, जहाँ पर हमारे पास -60 डिग्री टेम्परेचर तक कारगिल तक का इलाका है, प्लस हमारे पास राजस्थान भी है जहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तक प्लस टेम्परेचर पहुँच जाता है। अलॉन्ग विद दैट केरला, और उसके बाद जो केरला का जो आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ के जो टेम्पल्स हैं, उनका आर्किटेक्चर, क्योंकि इंडिया में जितने लोग बाहर से यूरोप से या अमेरिका आते हैं, ज़्यादातर लोग जो है साउथ इंडिया घूमने जाते हैं उनका लोकल ट्रेडिशन देखने के लिए। फिर उसके बाद इंडिया के पास नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी है जहाँ पर उनको ट्राइबल लाइफ, ये वो सब एक बैकवर्ड टाइप का इंडिया वो देखना है, वो भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाके हैं, अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बॉम्बे जैसी हैं। तो इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, तो इंडिया में देखने के लिए बहुत कुछ है अपॉर्चुनिटी। इंडिया इस करके अपने टूरिज्म को फोकस कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट, इस सब टूरिज्म के अलावा इंडिया में रिलीजियस टूरिज्म है, क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज हैं नॉर्थ ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, ये सभी कंट्रीज के लिए इंडिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि बुद्धिज्म का राइज यहाँ से हुआ, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री हैं। इसके अलावा इंडिया में अब ये जो टेम्पल आर्ट डेवलप हुआ और नॉर्थ के एरियाज़ में जहाँ कंपैरेटिवली मंदिरों का साइज छोटा था, इस करके अब उनके कंपाउंड को बड़ा कर रहे हैं। आज जगन्नाथ में
ऐसा ही कॉरिडोर बनाया उन्होंने जगन्नाथ में, उसका उद्घाटन है। फिर ये वाला हो गया बनारस के अंदर थोड़े दिन पहले उन्होंने किया, जो कुछ साल पहले, और अभी अयोध्या वाला, फिर बाकी सब मंदिरों के। क्योंकि इंडिया में हालांकि जो पॉलिसी है वो सेक्युलर है, बट स्टिल इंडिया में ये भी टूरिज्म है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया में हेल्थ टूरिज्म भी अच्छा खासा है, क्योंकि इंडिया में कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट सस्ता है। अमेरिका में या फिर यूरोप की कंपैरेटिवली हमारे यहाँ ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, तो बाकी कंट्री से लोग इंडिया में आते हैं। खासतौर के ऊपर ये बालों बुलों वाले या डेंटिस्ट वगैरह खूब सारे इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया में डेंटिस्ट बहुत सस्ते हैं। अमेरिका में जो कम $500 में होता है, इंडिया में वही कम $500 में हो जाता है। चलिए आगे, तो उसके बाद तो ट्रेड टारगेट है, बोथ कंट्रीज स्विफ्टली मूविंग टूवर्ड्स एम्बिशियस टारगेट अचीविंग $100 बिलियन नॉन oil trade, sorry. Diplomatic support, India support during the UAE president in COP28 and UAE support during India's G20 presidency underscore the importance both nations place their partnership. अब द पॉइंट इज, हर एक कंट्री को एक दूसरे की जरूरत है अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, और अल्टीमेटली इंटरनेशनल रिलेशन जो है नेशनल इंटरेस्ट पे आके खत्म हो जाता है। आपकी सब जरूरतें, सब अच्छा और बुरा इस बात पे खत्म हो जाता है कि आपके देश को या आपके बच्चों को कितना फायदा होगा इससे। तो हम किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको उसके बच्चे मान लेते हैं, तो हर माँ बाप को यही होता है कि उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो इंडिया में अपने बच्चों का फ्यूचर इंडिया देख रहा है, अपने बिजनेसमैन का फ्यूचर इंडिया देख रहा है। चैलेंजर्स वो भी अपने यहाँ पर अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं। इसी करके अरेबियन कंट्रीज में टेम्पल बनने शुरू हो गए, जहाँ पर अलाउड ही नहीं था किसी ज़माने में, अब वहाँ पर टेम्पल बन रहे हैं। और उसी प्रोसेस में हम लोग रिसेंटली देखा, स्मृति ईरानी वहाँ विजिट करके आई मदीना में, तो पाकिस्तान के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तानी मीडिया ने, कि स्मृति ईरानी एक इंडियन हिंदू लेडी वहाँ पर बिना सर ढके हुए टेम्पल विजिट कैसे करके आ गई। ठीक है, पर हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न जो है वो सब बायलैटरल रिलेशंस हैं, अपना अपना फ़ायदा हर कंट्री सोचती है। रीजनल स्टेबिलिटी, peace in West Asia is a priority for India, considering the region's significant are crucial source for India's crude and natural gas need as a vital trade and strategic partner. Israel-Hamas conflict concerned are growing over the potential expansion and destabilizing the West Asia region due to the ongoing Israel-Hamas conflict. सभी कंट्रीज न्यूट्रल हो जाएंगी धीरे धीरे। पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने, जब ये वॉर नहीं हुई थी इजराइल और उसके बीच में, कंडीशन ज़्यादा खराब नहीं हुई थी, वी हैव सीन कि दुबई और इजराइल के बीच में भी रिलेशन कंपैरेटिवली, बायलैटरल रिलेशन कंपैरेटिवली इंप्रूव हो रहे थे, और ये भी किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने वाले थे। देखो बड़ी जल्दी ऐसा हो जाएगा, और अल्टीमेटली दे नीड ईच अदर। दुबई, इजराइल को भी मार्केट चाहिए अपना सामान बेचने के लिए, और उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लस दे आर ऑल्सो सीकिंग के कुछ चीज़ें जो इजराइल ने अच्छे एक्सपेरिमेंट की उनके यहाँ बेटर हो सकती हैं। और इजराइल से कुछ नई वैरायटी फ्रूट्स की आई है, और उसी में सेबों की एक वैरायटी आई है जो ट्रॉपिकल एरियाज में सेब हो सकते हैं ना, कि सेब ठंडे इलाकों के अंदर होते हैं, बट वो पंजाब, हरियाणा और इन इलाकों के अंदर वो सेब लगने का प्रोसेस शुरू हुआ। सेब की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, मीठे होते हैं, बट आई वैरायटी जो है इजराइल से आई है इंडिया में। अभी केलों की वैरायटी कुछ इजराइल से, तो इजराइल ने बहुत सारे काम किए इस करके, उनका बेनिफिट इंडिया और ये सभी कंट्रीज को उसका बेनिफिट मिलेगा। और कंक्लूजन, द वे फॉरवर्ड, डायनामिक पार्टनरशिप, द यूए इंडिया रिलेशंस इज वन ऑफ द रीजन्स मोस्ट डायनामिक पार्टनरशिप, providing a new outlet for business communities and deepen their commercial ties. Opportunities for growing India's vibrant startup ecosystem, including unicorn and innovators, has been opportunity movement to explore growth and diversification into the Emirati market and beyond the Middle East, Africa and Europe. तो शार्क टैंक में आने वाली हो सकती कंपनियां आपको यूएई वगैरह में भी देखने को मिल जाएं। अपॉर्चुनिटी तो है, दे आर ऑल्सो सीकिंग, दे आर ट्राइंग टू बी मल्टीनेशनल ऑल्सो। सो उसके बाद इंडियाज वाइब्रेंट स्टार्टअप, उसके बाद मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप, उसके बाद एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन वेस्ट एशिया रिक्वायर्स ओपन, कंसिस्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, विजनरी लीडरशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिप्लोमेसी इन कॉन्फ्लिक्ट। इन रिस्पॉन्स टू द रीसेंट टेरर अटैक इन इजराइल, इंडिया कंडेम्स इट and urges the restrained response, emphasizing the need of dialogue and diplomacy resolving conflict. अब आ गया नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया मालदीव बायलैटरल रिलेशंस की रीसेंट डेवलपमेंट। अब रीसेंट डेवलपमेंट है, रिलेशन थोड़े से कॉन्स्ट्रेंड हैं, मुइज़ू आने के बाद रिलेशन थोड़े से और ख़राब हो गए, हालांकि पास्ट में इंडिया ने बहुत हेल्प की है उसकी मालदीव्स की। तो वाई इन द न्यूज़, मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू रिक्वेस्टेड इंडिया टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम द आइलैंड बाय March 15. This announcement coincided with the first meeting the Indian Maldives high-level core group in Malé,
एस्टेब्लिशिंग ड्यूरिंग द मीटिंग बिटवीन मालदीवियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इन यूएन क्लाइमेट समिट दुबई के अंदर जब हुई थी। हिस्टोरिकल टाइज क्या कहते हैं? इंडिया एंड मालदीव्स शेयर डीप रूटेड कनेक्शंस encompassing ethnic, linguistic, cultural, religious and commercial links. India was among the first nation to recognize Maldives after its independence in 1965 and established diplomatic relations. Next point, security and defense cooperation. India played a pivotal role in providing prompt assistance during 1988 coup. वहाँ पर जो मिलिट्री coup हुआ है, तो मिलिट्री coup attempt fostering long-term bilateral relations. तो ऑपरेशन कैक्टस विटनेस्ड इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस किया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस न्यूट्रलाइज द कू अटेम्प्ट, तो वहां पर मिलिट्री कू हुआ था, यानी कि विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, उसको दबा दिया था उन्होंने। इंडियाज रैपिड रिस्पांस ड्यूरिंग 2004 सुनामी वाटर क्राइसिस इन माले दिसंबर 2014, वहां पे पानी की कमी हो गई थी, तब इंडिया ने हेल्प की थी उसकी। इंडिया डिस्पैचेस अ मीजल्स वैक्सीन इन जनवरी 2020, showcase its role in first responder. Comprehensive action plan for defense signed in April 2016 to strengthen defense partnership. India provide majority of training opportunity for the Maldivian National Defense Force, meeting around 70% of the defense training requirement. तो इंडिया उनकी डिफेंस ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में पूरी होती है, वो यहाँ पर आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। उसमें एनडीए टाइप की ट्रेनिंग भी होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग में, सीडीएस ट्रेनिंग में, इनके लोग यहाँ से कंट्री से, इनकी कंट्री से कुछ लोग आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं हमारे मिलिट्री आर्म फोर्सेज के साथ, ऑफिसर्स अकेडमीज पे खासतौर के ऊपर। Annual Defense Cooperation Dialogue initiated at the level of Defense Secretary in July 2016 to enhance strategic collaboration. At humanitarian assistance, Indian assistance during the COVID-19 pandemic further emphasized the role as first responder. तो इंडिया ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन वहाँ पे भेजी थी। Development cooperation, India has been actively involved in numerous development assistance projects. Maldives completed and ongoing. The initiative includes Memorial Hospital named after इंदिरा गांधी के नाम से हॉस्पिटल बनना वहाँ पे बना है। Maldives Institute of Technology Education, currently known as Maldives Polytechnic. India Maldives Faculty of Hospital and Tourism Studies. Technology adoption program in education sector in Maldives. Indian College for Police and Law Enforcement. Infrastructure and connectivity projects funded through the Exim Bank line of credit amounting $800 million. Project currently underway as part of Exim Bank of line of credit include water and sanitation in 34 islands, EDU development project, EDU यानी road and land reclamation, cancer hospital and Gulifalu port project है, and Hulmunel cricket stadium वहाँ पे बना committed during the Prime Minister visit in 2019. Moreover, the greater mail connectivity project funded separate $500 million line to credit, मतलब लोन दिया गया था उनको, line of credit and $100 million grant from India, aims to concept Malé to Willingiri and Gulifalu and Thilafushi islands through bridges, causeways and roads. तो माले के लिए इन्होंने, इंडिया ने जो पैसे वैसे दिए हैं, जो उनको क्रेडिट दिया है, उसका उन्होंने अपने यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना है। अब अल्टीमेटली चाइना इज ऑल्सो सीकिंग मालदीव के ऊपर सपोर्ट। मालदीव तक उसकी कमांड, अभी तक कमांड इंडिया के हाथ में है मालदीव की, अगर चाइना के हाथ में आएगी तो कंडीशन चेंज हो जाएंगी। अब इन कंट्रीज़ का ये होता है कि अल्टीमेटली डिपेंडेंट होती हैं टूरिज्म पर, या फिर ये डिपेंडेंसी इनकी होती है कि आप इनको लोन कितना देते हो, पैसे के ऊपर लंबा। जो आइलैंड कंट्रीज उनकी डिपेंडेंसी हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, आइलैंड कंट्री है ना, तो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इन कंट्रीज़ को कोई भी कंट्री लोन दे के इनके किसी भी लैंड को, किसी भी आइलैंड को एक्वायर कर सकता है। जैसे श्रीलंका के साथ हम लोगों ने हुआ, तो वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर अब चाइना को उसने 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही मालदीव के किसी आइलैंड को चाइना बाय कर लेगा तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इस करके स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए सूट नहीं करता कि वहाँ पर चाइनीज प्रेजेंस बढ़े। नेक्स्ट इज bilateral economic and trade relations. India has become the second largest trade partner of Maldives in 2022 with the total bilateral trade reaching $501 million. December to January, export from India to Maldives amounted 495 million, while imports from Maldives were 6.42 million. इसका मतलब ये है कि ट्रेड बैलेंस इंडिया की फेवर में है। $500 मिलियन का हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट किया है। इट मीन्स एक्सपोर्ट हमारी, इसका मतलब मार्केट है। तो सिर्फ स्ट्रेटेजी की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे लिए मालदीव जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसकी कैपिटल माले है, तो अभी पीछे वो मेल एक बार में पड़ गया, तो मेल नहीं माले है वो। तो एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया मालदीव अमाउंटेड 495 मिलियन, वाइल इंपोर्ट फ्रॉम मालदीव्स वर 6.42 मिलियन। इन नवंबर 22 इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस $100 मिलियन का हम लोगों ने एड्रेस इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए हमने उसको दिया था।
Additionally, December 22, Reserve Bank of India signed a currency swap agreement with the Maldives Monetary Authority (MMA), allowing MMA to make draws up to $200 million from the RBI to multiple tranches. तो यहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं, असिस्टेंट दिया था हम लोगों ने उनको. और tourism, 23 Indians constituted the largest group of tourists in the Maldives with over 2 lakh Indian travelers. Indian community, India expands in the Indian expatriate community in the Maldives, second largest, numbering approximately 22,000 individuals. About 25% of doctors and teachers in Maldives are Indian nationals. तो वहाँ पर जो इंटेलिजेंसिया है वो इंडिया के कंट्रोल में या फिर इंडियंस ही है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं. Then news summary: Maldives requested withdrawal of Indian troops by March 15. Maldives and India have established a high-level core meeting and negotiate withdrawal from the troops, initiating its first meeting at the Foreign Minister headquarters in Malé in January 14. The number of Indian troops in Maldives: currently there are 88 Indian military personnel in the Maldives, primarily involved in training Maldivian troops in combat, reconnaissance and schedule aid operations. तो सिर्फ 88 लोग हैं, उसमें भी मालदीव को इतराज़ है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इंडिया की प्रेजेंस वहाँ पर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. Anti-India sentiments in Maldives. 2020 India Out campaign began in on-ground of protest in Maldives that later expanded across social media platform. By the second half of 2021, it involved into the active political campaign targeting various aspects of India-Maldives bilateral relations. The campaign cited concerns about Indian military presence in the country. Factor behind fear and suspicion. Major factor contributing to fear and suspicion include controversy over 2 Dhruv advanced light helicopters gifted by India to Maldives. हमने उनको गिफ्ट किए तो वो कह रहे हैं कि वापस ले जाओ, हेलीकॉप्टर ले जाने हैं. तो डिप्लॉयमेंट्स ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स टू ट्रेन द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस लीडिंग टू कंसर्न ऑफ इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस, perceived lack of transparency from the previous government regarding dealing with India, the UTF Harbour project agreement signed in February 2021 speculating that it could potentially become an Indian naval base. तो यहाँ पर हमारा बेस है, तो 88 लोग सिर्फ वहाँ पर हैं. रीज़न उसके पीछे जो अंदर के रीजंस हैं वो कई सारे दूसरे हैं, वो कभी निकल के बाहर नहीं आएंगे. सो लेट इट बी, जैसा हो रहा है चलने दो उसको. इंडियाज आर्मी अडॉप्ट्स टोपा पीर एज अ मॉडल विलेज. तो थोड़े दिन पहले वायलेंस हुई थी वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और उसमें कुछ लोग मारे गए थे. मिलिट्री ऑफिसर ने कुछ गड़बड़ हो गई थी, गलती हो गई थी उनसे, तो कुछ लोग मारे गए. वहाँ पर सिविलियन थे वो मारे गए थे, और पहले इंडियन ऑफिसर्स के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद फिर वहाँ पर इन्होंने कुछ किया तो वहाँ पे 2-3 लोग मारे गए. तो वाई इज इट इन द न्यूज़ द इंडियन आर्मी हैज़ चोजन टोपापीर विलेज इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट एज अ मॉडल विलेज अंडर द सद्भावना स्कीम. बैकग्राउंड क्या है? टोपापीर विलेज गेन अटेंशन इन December 22 व्हेन अ वीडियो डिपिक्टिंग alleged civilian torture went viral. The incident occurred following the ambush for 4 soldiers by militants in Dera Ki Gali area in the December 21. 3 civilians taken into army custody for questioning were found dead. They were found dead. The event received widespread criticism, impacting the goodwill among the Gujjars and Bakarwals, who primarily reside near the line of control. अब LOC के आसपास इन लोगों की प्रेजेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. वो आप लोगों को शायद बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कारगिल में जब पाकिस्तानी ट्रूप्स आ गए थे तो इंडियन आर्मी को पता नहीं चला था, और फिर इन्होंने बकरवाल जो बकरियां चलाते हैं या फिर गुज्जर, वो सेम बकरियां चलाने का, जानवर चलाने का काम है, उन्होंने आके इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स को बताया था कि हमें पाकिस्तानी एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखी हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँच गए हैं. तो उसके बाद फिर इनको पता चला था. तब मिलिट्री इंडिया के लिए LOC के आसपास बड़ी इंपॉर्टेंस है उन लोगों की, है ना, बड़े काम करते हैं. पर हो गया, मिलिट्री से भी गलती हो सकती है. In the region, 3 army officers, including the brigadier in charge, were temporarily relieved pending inquiry. In response to Indian Army initiated the Sadbhavana scheme to engage with the locals in Pir Panjal Valley. Operation Sadbhavana क्या कहता है? About Operation Sadbhavana, launched in February 23, Operation Sadbhavana Goodwill is a unique and human initiative by the Indian Army in Ladakh. It addresses the aspiration of people affected by terrorism and sponsored and abetted by Pakistan. Under the initiative, the Indian Army involved in the various welfare activities, including
running Army Goodwill Schemes, infrastructure schools, infrastructure development project, education tour. The scheme aimed to national integration tour, women empowerment, employment generation, education and development activities, contribution to nation building. Key features क्या कहते हैं? Education. The Indian Army presently operates 7 Army Goodwill Schools in Ladakh region with over 2200 students currently enrolled. तो वहाँ पर स्कूल चला रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ की कनेक्टिविटी बेटर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो मिलिट्री वहाँ पे कर रही है, उनको आगे मिलिट्री में आने की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, और सरकारी सेवाओं में, सर्विसेज में आने की उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो कई सारे काम हैं जो वहाँ पर उसको स्कूल को मॉडर्नाइज करना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अरेंजमेंट को बेटर करना है, कनेक्टिविटी बेटर करने हैं। तो ये सद्भावना स्कीम का पार्ट है ये सब। तो 22 स्टूडेंट्स करंटली एनरोल्ड, हेल्थ एंड सैनिटेशन, मेडिकल कैंप, वेटनरी कैंप, provision of medical equipment, upgradation of medical infrastructure and staffing of medical aid center have been implemented in remote locations in Ladakh. तो लद्दाख में जहाँ पर दूर दूर तक डॉक्टर नहीं मिलते हैं ना, और वेटनरी डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नॉर्मली मेडिकल कैंप वहाँ पर अरेंज करती हैं, डॉक्टर टाइम पर विजिट करते रहते हैं, हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन। तो आसपास में किसी को बीमारी है तो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को दिखा, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत स्कैटर्ड है, बिखरी हुई पॉपुलेशन है, और यहीं पर उसी टाइप का पॉसिबल है कि परमानेंटली डॉक्टर को वहाँ पर रुक जाए, ये भी पॉसिबल नहीं कि उसकी इनकम पूरी नहीं होगी। तो इसका क्या मिलिट्री ही यहाँ पर ये काम करेगी, तो मिलिट्री ने वहाँ पर अपना कैंप एस्टेब्लिश किया है, तो वहाँ पर उनके लिए ये काम करती रहती है अलग अलग जगहों पर और इन आइसोलेटेड एरियाज में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन, अपग्रेडेशन, प्रोविजनिंग ऑफ इक्विपमेंट फॉर कम्युनिटी हॉल्स, water supply scheme, generators, solar lighting, etc. Infrastructure project. Diverse infrastructure projects have been planned across all districts of Union Territory of Ladakh as part of this program. Women empowerment. Women in remote areas of Ladakh are being empowered through training programs including vocational training centers, women empowerment center and computer centers. Education fund outlay. Girl students receive a fair presentation in the education fund outlay in Operation Sadbhavana. Kargil ignited minds. An initiative exclusively to girl students in Kargil launched to prepare them for various competitive examinations for admissions into professional colleges and institutions in India. तो सरकारी कॉलेजों में उनको एडमिशन मिल जाए, बच्चे डॉक्टर बन जाएं, बच्चे ऑफिसर बन जाएं, आर्मी में बने, सरकारी स्कूलों के टीचर बन जाएं, तो दीज आर द मेन फोकसेस कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलें। और जब ऐसा होगा तो फिर गुडविल जेस्चर में हम लोग चीज़ें जो हैं कंपैरेटिवली अपनी ही कंट्री में अल्टीमेटली इंडियन सिटीजन ही है, तो गलती हो सकती है, आर्मी से भी गलती हो गई, तो उस गलती को सुधारने की तरीका तो ये है कि कम कम उनकी लाइफ जो कंडीशंस उसको बेटर किया जा सके। इरिवर्सिबल है, किसी की डेथ हो जाने के बाद तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता ना, वो तो जान तो वापस नहीं आएगी, बट ये है कि कंडीशन जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली बेटर हो सकती हैं। सो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, और जहाँ जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर हमेशा मानते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के सामने आनी चाहिए। सख्ती है, टेररिज्म को ख़त्म करना है, वो उनकी ड्यूटी है, बट ये है कि नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए उस एरिया के लोगों का। तो ठीक है, गवर्नमेंट का स्कीम ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी न्यूज़ है, और आज की न्यूज़ नहीं है अब, और ज़्यादातर हम लोगों ने मेंस के सेक्शन में डिस्कस किए आज, करंट की न्यूज़ कंपैरेटिवली उतनी नहीं थी। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं।